हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली के यूनिट 1 के वे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो माखनलाल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो चलिए हम इन सभी क्वेश्चंस को समझते हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर को भी इसके अंदर जानते हैं। आज से हमारी जो क्लासेस हैं, कंटिन्यू क्लासेस आने वाली है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, मतलब पांचों यूनिट की हमारी जो क्लासेस हैं वह डे बाय डे आने वाली। इसके लिए मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी पीजीडीसीए की क्लासेस है वे सभी क्लासेस आप सभी को ईजिली मिल सकें। चलिए इस क्लासेस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आगे इस क्लासेस के अंदर इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो माखनलाल यूनिवर्सिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स माखनलाल यूनिवर्सिटीज़ के लिए पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर देने वाले हैं उनके लिए यह क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो इन सभी को आप जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। इन सभी के उत्तर को जानने के लिए इस क्लासेस के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेखांकन के उद्देश्य व लाभों को समझाइए। मतलब यहाँ पर आपको अकाउंटिंग के उद्देश्य को समझाना होगा। ठीक है, अब मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरिकल समझा रहा हूँ, आप इसे अपने हिसाब से समझ लीजिएगा ताकि आप इजीली इसे एग्ज़ाम्स में थ्योरिकल लिख सकें। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये सभी थ्योरिकल रहेगी, आप इजीली इनको अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकेंगे। इसका उत्तर हम जानते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे लिख भी सकते हैं। लेखांकन, जिसे अकाउंटिंग भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी व्यवसाय यानी कि बिजनेसेस के सभी आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित रूप से दर्ज करती है। मतलब लेखांकन की जो काम होता है वह बिजनेस के सभी आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित रखना होता है और यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय के सभी वित्तीय गतिविधियों यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का हिसाब किताब रखा जाता है, जिसे व्यवसाय यानी कि बिजनेसेस को लाभ और हानि का आंकलन यानी कि असेसमेंट करने और उसकी वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल पोजीशंस को समझने में, भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर जो लेखांकन होता है उस लेखांकन करने से फाइनेंशियल पोजीशंस का पता लगाया जा सकता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी होती है उसका हिसाब किताब रखा जाता है। अब लेखांकन के उद्देश्य, यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट ऑफ भी ले रखा है जिससे आप इजीली इसे समझ पाएंगे। जैसे कि सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखना, मतलब यहाँ पर सभी प्रकार की लेन देन का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाता है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जिसमें लेखांकन का सबसे पहला उद्देश्य है सभी वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। यह रिकॉर्ड भविष्य में किसी भी काम यानी कि रेफरेंसेस के रूप में काम आता है। रेफरेंसेस का मतलब होता है, मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से आपको लेन देन की गारंटी के तौर पर लेन देन को देखने का रिकॉर्ड, उसको रेफरेंसेस कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी को आपने पेमेंट किया तो पेमेंट का क्या प्रूफ है, क्या रेफरेंसेस है उसमें, तो वो आप दिखा सकते हैं। वित्तीय गतिविधि यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का सटीक हिसाब किताब रखने में मदद करता है। नंबर 2 नेक्स्ट है लाभ और हानि का आकलन करना, असेसिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसे भी समझिएगा। व्यवसाय में हुए सभी आय और खर्च का लेखा जोखा तैयार करके यह पता लगाया जा सकता है कि व्यवसाय में लाभ हुआ है या हानि। यह जानकारी वार्षिक लेखा परीक्षण और व्यावसायिक निर्णयों लेने के लिए महत्वपूर्ण होती है। मतलब यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी असाइन कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ऑफ है यहाँ पर वित्तीय स्थिति का पता लगाना। मतलब ये भी आप पता लगा सकते हैं कि इस वक्त आपके बिजनेस के अंदर वित्तीय स्थिति क्या है।
यहाँ पर यह पता चलता है कि व्यवसाय के पास कितनी संपत्ति है, संपत्ति यानी कि असेट्स हैं, और कितनी देनदारी यानी कि लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि बिजनेस के ऊपर कितने लोन्स हैं, ऋण हैं, ठीक है, और उसकी कुल पूंजी कितनी, टोटल कैपिटल कितनी है। तो यह भी आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस का पता लगा सकते हैं। बिजनेस की वित्तीय स्थिति का पता यहाँ पर लगाया जा सकता है। उसके बाद में प्रबंधन में सहायता, असिस्टेंट्स इन मैनेजमेंट करने में आपको यहाँ पर सहायता होती है। लेखांकन की जानकारी के आधार पर व्यवसाय के प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट विभिन्न खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इसके आधार पर यह समझने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों में खर्च घटाने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर आपको यह भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें आपको कम खर्च करने की ज़रूरत है और खर्च को घटाने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ निवेश किया जा सकता है। तो यह भी आप मैनेजमेंट करके पता कर सकते हैं या फिर उसके मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट ऑफ है सरकार और कानूनी अनुपालन, गवर्नमेंट एंड लीगल कंप्लाइंस। मतलब यहाँ पर सरकारी और कानूनी अनुपालन भी किया जा सकता है। जैसे कि लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग में व्यवसाय को अपने वित्तीय दस्तावेज यानी कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद मिलती है, जिनका प्रयोग करो यानी कि टैक्सेस के भुगतान और अन्य कानूनी लीगल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर जब भी कुछ फॉर्मेलिटी होती है गवर्नमेंट के लिए अंडर में, तो उसे आप यहाँ पर अनुपालन कर सकते हैं। सो ये भी एक प्रकार से इसका पॉइंट ऑफ है, इसके उद्देश्य हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इसके उद्देश्य को स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट ऑफ को बताया है। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं इसके लेखांकन के लाभ, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के क्या लाभ हैं। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं जैसे कि पहले अकाउंटिंग के तो कैसे होती थी। पहले जो अकाउंटिंग होती थी वह मैन्युअली होती थी, मतलब हाथ से लिखा पढ़ी किया करते थे थोड़ा सा। यहाँ पर अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गई है, तो यहाँ पर कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी हैं, जो अच्छे एडवांटेज हैं, जिसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। लेन देन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जब भी आप किसी प्रकार का लेन देन करते हैं तो उस लेन देन को आप ट्रांसपेरेंट तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो समझिएगा, यहाँ पर लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग के माध्यम से व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें पारदर्शिता बनी रहती है और इससे किसी भी लेन देन की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। मतलब ये एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी का काम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में वित्तीय स्थिति का आंकलन यानी कि वर्तमान जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका आंकलन करने में मदद मिलती है। मतलब ये भी एक प्रकार से लाभ है। ठीक है, उसके बाद में प्रबंधकीय निर्णयों में सहायता। मतलब यहाँ पर भी आप जब भी अपने बिजनेसेस के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी डिसीजंस लेते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर सहायता मिलती है। मतलब ये भी एक तरीके से इसका एडवांटेज है। लेखांकन के डेटा का विश्लेषण करके प्रबंधक व्यवसाय के वित्तीय विभिन्न पहलुओं पर निर्णय ले सकता है, जैसे कि लागत में कमी, निवेश के अवसर और उत्पाद की मूल्य निर्धारण नीति। तो इस प्रकार से भी इसमें हेल्प मिलती है। अब जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पर भविष्य की योजना बनाने में मदद, हेल्प विद फ्यूचर प्लानिंग। मतलब फ्यूचर प्लानिंग जैसे बिजनेस के अंदर आप जब भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर भी इसमें मदद मिलती है। अब कैसे मिलती है देखिए, समझिएगा। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग में यह समझ में आता है कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में व्यवसाय का प्रदर्शन कैसा रहा, मतलब व्यवसाय ने कैसे परफॉर्मेंस किया है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इसके आधार पर व्यवसाय अपने भविष्य की योजना बना सकता है। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार से इसका बेनिफिट्स हैं। कानूनी विवादों से बचाव, अवॉइड लीगल डिस्प्यूट्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कानूनी विवादों से यहाँ पर बचाव के लिए भी एक बेनिफिट है। और ये बेनिफिट कैसा है, लेखांकन के माध्यम से व्यवसाय की सटीक वित्तीय जानकारी उपलब्ध
होती है जो कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। इससे व्यवसाय किसी भी कानूनी विवाद से बच सकता है और कर संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर बाहरी उपयोगकर्ताओं को जानकारी देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस टू एक्सटर्नल यूजर्स। यह भी एक प्रकार से इसमें बेनिफिट्स हैं, समझेगा इसे भी। लेखांकन की रिपोर्ट्स बाहरी उपयोगकर्ताओं जैसे कि निवेशक यानी कि इन्वेस्टर, बैंक और अन्य हितधारकों यानी कि स्टॉक होल्डर्स को व्यवसाय यानी कि बिजनेसेस की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में जानकारी देना, जिससे व्यवसाय को बाहरी निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट या ऋण यानी कि लोन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मतलब आप यहाँ से सीधा ही बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, उसके बाद में स्टॉक होल्डर्स हो गए, बिजनेसेस के अंदर जितने भी आप इससे बिजनेसेस की जितनी भी जानकारी होती है वह आप बाहरी व्यक्ति को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार से बेनिफिट है इसके लिए। तो इस तरीके से आप इसके उद्देश्य और इसके लाभ को समझ सकते हैं। सो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको यह पॉइंट ऑफ समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन से टैली में नई कंपनी बनाना, सिलेक्ट करना, लोड करना तथा बनाई हुई कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप अच्छे से लिख सकेंगे। सो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब इसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसके क्वेश्चंस और यहाँ पे बना हुआ है, टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट, सेलेक्ट, लोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसके बारे में। मैंने यहाँ पर पूरा थ्योरिकल लिखा है आपके लिए। ठीक है, सो प्रैक्टिकल इतना समय नहीं है हमारे पास में कि हम प्रैक्टिकल इसको कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा थ्योरिकल समझेंगे इसका और सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। नई कंपनी बनाना, सबसे पहले तो हम न्यू कंपनी बनाने की सारी स्टेप्स को देखेंगे। उसके बाद में हम कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम कंपनी को सिलेक्ट करने की प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद में हम कंपनी को लोड करने की प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर न्यू कंपनी बनाना। जब भी आप टैली प्राइम के अंदर न्यू कंपनी बनाते हैं, जब आप टैली में पहली बार काम शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले एक नई कंपनी बनानी होती है। ठीक है, तो न्यू कंपनी बनाने की प्रोसेस यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं। द फर्स्ट स्टेप्स हैं, यहाँ पर आप सभी स्टेप्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर टैली को ओपन करना है। उसके बाद में क्रिएट कंपनी वाले विकल्प को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में कंपनी क्रिएशन विंडो खुल जाएगी। उसमें आपको सारी जानकारी भरना होगी, जैसे कि कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का पता हो गया, कंपनी के पिन कोड हो गए, कंपनी की ईमेल हो गई, कंपनी का टेलीफोन नंबर हो गए, ये सारी जानकारी आपको उसमें भरनी होगी। उसके बाद में थर्ड स्टेप्स आती है इसकी वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना और उसके बाद में बुक्स की शुरुआत करना, मतलब बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में डेट को सिलेक्ट करना। तो ये हो जाती है। उसके बाद में चौथे स्टेप्स हो जाती है। इसमें सभी फील्ड को भरने के बाद में आपको एंटर की दबा के और यहाँ पर इसे यस कर लेना, मतलब कंपनी की एक्सेप्ट विंडो आ जाएगी, आपको यहाँ पर यस कर लेना है। उसके बाद में लास्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपकी नई कंपनी बन चुकी है और आप इस पर काम शुरू कर सकते हैं। सो आप इस तरीके से एक न्यू कंपनी को बना सकते हैं। इन सभी स्टेप्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और वैसे लिखना है आपको ये। उसके बाद में अगला पॉइंट ऑफ है यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट करना। ठीक है, अभी हमने जस्ट जो सीखा है वह कंपनी को बनाना सीखा है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर कंपनी को सेलेक्ट करना। अब देखिए कंपनी को सिलेक्ट कैसे करना है। देखिए, अगर आपने पहले से एक या एक से अधिक कंपनियां बना रखी हैं और अब उनमें से किसी एक कंपनी पर काम करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इसमें भी कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। पहली स्टेप से यहाँ पर टैली में गेटवे ऑफ टैली पर जाना होगा आपको। उसके बाद में सिलेक्ट कंपनी का विकल्प चुनें। अब सिलेक्ट कंपनी का विकल्प आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली के पेज पे से सिलेक्ट करना होगा। अब कंपनी की लिस्ट दिखाई देगी। उस कंपनी का नाम पर क्लिक करें जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम को सिलेक्ट करना होगा जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। एंटर करना है।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एंटर बटन दबाएं और सिलेक्ट की गई कंपनी खुल जाएगी। मतलब यहाँ पर आप इस तरीके से कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप आसानी से किसी भी बनाई गई कंपनी को चुन सकते हैं। मतलब ये एक स्टेप्स हो गई आपकी कंपनी को सिलेक्ट करने की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर कंपनी को लोड करना। कंपनी को आप लोड कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कि आपने जो कंपनी बना रखी है वो कंपनी आपने यहाँ पर शट कर दी, अब उस कंपनी को लोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी कभी जब आप टेली को दोबारा खोलते हैं तो कंपनी को फिर से लोड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसके भी कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको टेली को खोलना है, सेलेक्ट कंपनी पर जाएं, सेलेक्ट कंपनी पर जाना पड़ेगा। उसके बाद में लिस्ट में से उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करें जिसे आप लोड करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होगा जिसे आप लोड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंटर बटन दबाएं। अब आपकी कंपनी लोड हो जाएगी, आप उस पर काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपकी कंपनी लोड हो जाएगी। यह प्रक्रिया कंपनी को फिर से खोलने के लिए होती है ताकि आप अपने काम को जारी रख सकें। मतलब इस तरीके से आप कंपनी को लोड कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट ऑफ है, अगला यहाँ पर कंपनी को बंद करना। अब कंपनी को बंद कैसे करेंगे तो उसकी भी स्टेप्स यहाँ पर दे रखी है। अगर आप काम खत्म कर चुके हैं, मतलब आपका काम खत्म हो गया है, उसके बाद आप अगर कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो यह बहुत आसान तरीका है इसका। पहली स्टेप्स हैं इसकी, टेली के मुख्य मेन्यू में जाएं। टेली के मुख्य मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ पर शट कंपनी का विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। इस विकल्प के बाद में लिस्ट में से उस कंपनी को सिलेक्ट करें जिसे आप बंद करना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर एक लिस्ट होगी, उसके बाद में जो आपने सिलेक्ट किया है उस पर आपको एंटर बटन दबाना है। मतलब एंटर बटन दबाएं, अब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, टेली के मुख्य स्क्रीन पर लोड आएगा। तो इस तरीके से आप कंपनी को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रक्रिया से आप कंपनी को सुरक्षित रूप से बंद कर सकते हैं ताकि अन्य डेटा में कोई बदलाव न हो। तो इस तरीके से आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कंपनी को कंपनी क्रिएट करना, नई कंपनी बनाना, उसके बाद में कंपनी को सिलेक्ट करना और उसके बाद में कंपनी को लोड करना और कंपनी को शट करना, मतलब कंपनी को बंद करना। तो चारों स्टेप्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे सामने यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर लेखांकन क्या है, लेखांकन के मुख्य तत्वों को समझाइए और टेली अकाउंटिंग क्या है, टेली अकाउंटिंग की विशेषताएं समझाइए। मतलब यहाँ पर लेखांकन और टेली अकाउंटिंग क्या है, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है लेकिन दोनों का उत्तर सेम है, ठीक है। तो इसे भी आप समझ लीजिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टेली अकाउंटिंग क्या है। समझिएगा ध्यान से। टेली अकाउंटिंग एक कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कार्यों को सरल करने और स्वचालित यानी कि ऑटोमेट रूप में करने के लिए किया जाता है। टेली अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को आसानी से रिकॉर्ड करना, विभिन्न रिपोर्ट्स तैयार करना। यह सॉफ्टवेयर विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों में लोकप्रिय हैं क्योंकि यह उपयोग में आसान है और कई तरह की वित्तीय गतिविधियों से जैसे कि लेजर, वाउचर, बिल, ट्रांजैक्शंस को संभाल सकता है, ठीक है। उसके बाद में चलिए अब इसको समझते हैं हम टेली अकाउंटिंग की विशेषताएं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसे आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको समझकर अच्छे से लिखिएगा। लेजर और वाउचर प्रबंधन यानी कि लेजर एंड वाउचर मैनेजमेंट। टेली में लेजर वाउचर के माध्यम से सभी प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेजर खातों का रिकॉर्ड होता है जबकि वाउचर वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने में मदद करते हैं। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के वाउचर जैसे कि भुगतान, प्राप्ति, बिक्री और क्रय वाउचर तैयार किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर वित्तीय रिपोर्ट्स का निर्माण करना। यह भी एक प्रकार की इसका विशेषता है। टेली में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस जैसी रिपोर्ट्स आसानी से तैयार की जा सकती है। इस रिपोर्ट से व्यवसाय के वित्तीय स्थिति का अवलोकन करना सरल हो जाता है और व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए मदद मिलती है। मतलब यहाँ पर आपको वित्तीय रिपोर्ट्स का निर्माण करने में मदद मिलती है और यहाँ पर व्यावसायिक निर्णय लेने में भी मदद मिलती है, ठीक है।
इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी कुछ इस प्रकार के यहाँ पर इसका विशेषता को अभी समझ लीजिएगा। टैली अकाउंटिंग में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सुविधा होती है। इससे स्टॉक का प्रबंधन किया जा सकता है। इसके द्वारा स्टॉक की मात्रा, कीमत और विभिन्न आइटम्स की उपलब्धता को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे उत्पाद की सही लागत और उपलब्धता का पता चलता है। मतलब बिजनेस के अंदर कितने, अब स्टॉक्स मैनेजमेंट कैसे है, जैसे कि बिजनेस के अंदर कितने स्टॉक्स अभी अवेलेबल्स हैं, कितने हमने बेच दिए हैं, कितने अभी हमारे पास में रखे हुए हैं, उनकी कितनी मात्रा है, कितनी कीमत है, तो ये सभी स्टॉक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अगला है यहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं, यानी कि बैंकिंग फैसिलिटीज़। चलिए इसे भी समझिएगा। टैली में बैंकिंग लेन देन को रिकॉर्ड करना, बैंक स्टेटमेंट में मिलान करना और चेक छपाई जैसी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। यह सुविधा व्यवसाय के लिए बैंकिंग कार्यों को अधिक सरल और सुव्यवस्थित बनाती है। मतलब यहाँ पर टैली प्राइम के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड बैंकिंग सुविधा भी मिलती है। ये भी एक उसकी विशेषता है। जीएसटी और टैक्स प्रबंधन, जीएसटी एंड टैक्स मैनेजमेंट, ये भी एक इसकी विशेषता है। समझिएगा, टैली में जीएसटी और अन्य करों यानी कि टैक्सेस को ऑटोमेटेड रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। इससे करों की गणना, रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी रिटर्न तैयार करना आसान हो जाता है। इस सुविधा के द्वारा व्यवसाय में समय और मेहनत की बचत होती है। मतलब यहाँ पर आपका समय भी बचता है और आपकी मेहनत भी बचती है, जो आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मैनेजमेंट है जिसमें आप जीएसटी और अन्य टैक्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर मल्टी कंपनी और मल्टी करेंसी समर्थन। मतलब यहाँ पर मल्टी कंपनी एंड मल्टी करेंसी सपोर्ट्स। ठीक है, टैली में एक ही सॉफ्टवेयर पर कई कंपनियों का डेटा प्रबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा टैली मल्टी करेंसी का भी समर्थन करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पर मल्टी करेंसी भी होती है, जैसे कि जो टैली है, टैली को एक अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। मतलब इससे देश नहीं विदेश भी यूजर्स करते हैं। अगला है यहाँ पर डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्ता प्रबंधन, डेटा सिक्योरिटी एंड यूज़र मैनेजमेंट। टैली में डेटा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें पासवर्ड, उपयोगकर्ता की भूमिका और अधिकारों का प्रबंधन होता है, जिससे डेटा सुरक्षित रहता है और केवल अधिकृत व्यक्ति ही महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी और डेटा को भी काफ़ी सिक्योर किया गया है, जिससे आप टैली में पासवर्ड लगा सकते हैं और पासवर्ड लगाकर उस डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। जहाँ पर जिसने पासवर्ड डाला है वही उस डेटा तक वह पहुँच सकता है। अगला यहाँ पर ऑटोमेटेड बैकअप। समझिएगा, टैली में ऑटोमेटेड बैकअप की सुविधा होती है, जिससे डेटा की सुरक्षा का पुनः प्राप्ति आसान हो जाती है। इस सुविधा के माध्यम से डेटा का बैकअप लिया जा सकता है और इसे भविष्य में किसी दुर्घटना या सिस्टम फेलियर के दौरान वापस प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर डेटा को भी ऑटोमेटिक बैकअप लिया जाता है टैली के अंदर। ठीक है, जब टैली का आप किसी भी प्रकार का लाइसेंस को परचेस कर लेते हैं, तो उस लाइसेंस के ज़रिए आपका जो डेटा है वह सिक्योर रहता है, जिससे आप बैकअप वापस कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहता है। तो इस प्रकार से आप इन सभी पॉइंट ऑफ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं टैली की विशेषताएं, और टैली अकाउंटिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और इसकी विशेषता को भी बता ही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, टैली में कंपनी फीचर्स एवं कॉन्फ़िगर को समझाइए। मतलब यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशंस को समझाना है और टैली के फीचर्स को समझाना है। समझिएगा ध्यान से। कंपनी फीचर्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कंपनी फीचर्स। समझिएगा, कंपनी फीचर्स का उद्देश्य टैली में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को सक्रिय यानी कि एक्टिव एंड या निष्क्रिय को मतलब यानी कि इनएक्टिव करना है, ताकि बिजनेस की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्षमता में बदलाव किया जा सके। टैली में कंपनी फीचर्स को F11 फीचर्स विकल्प से एक्सेस किया जा सकता है। मतलब आपको शॉर्टकट की दबाना है F11। ठीक है, जैसे आप F11 की दबाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशंस इसका और फीचर्स खुल जाता है। मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अकाउंटिंग फीचर्स क्या है समझिएगा। इसमें अकाउंटिंग से जुड़ी सुविधाएं जैसे कि बिल, बजट्स, बैंक रिकन्सिलिएशंस और फॉरेन करेंसी को सक्रिय किया जा सकता है। यह व्यापार में अकाउंटिंग से जुड़े कार्यों को सरल बनाता है। मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स व्यापार से जुड़े अकाउंटिंग का जितने भी काम होते हैं उनको आसान बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इसका एक और पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में स्टॉक और इन्वेंट्री का प्रबंध शामिल है, जैसे कि बेच वाइज डिटेल्स, मल्टी लोकेशंस स्टॉक और उसके बाद में बिल ऑफ मटेरियल्स। यह व्यापार में स्टॉक ट्रैकिंग को आसान बनाता है। मतलब यहाँ पर दोनों फीचर्स बड़े शानदार हैं। पहला है अकाउंटिंग फीचर्स हो गया और दूसरा इन्वेंट्री फीचर्स हो गया। चलिए अगला है यहाँ पर टैक्सेशन फीचर्स। टैली में जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और वेट जैसी टैक्स सुविधाओं को सक्रिय किया जा सकता है। इसमें व्यापार के लिए टैक्सेशन प्रक्रिया और ऑटोमेशन करने में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पर भी टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं उनका भी आप यहाँ पर व्यवस्थित रख सकते हैं। अगला है यहाँ पर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशंस। इस फीचर का उपयोग करके बिजनेस के कानूनी और टैक्स से संबंधित आवश्यकताओं का प्रबंधन किया जा सकता है। इससे जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस जैसी सुविधाओं को सक्रिय किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आप एक एडवांस तरीके से टैक्सेशंस को रख सकते हैं, टैक्सेशंस की जानकारी को प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कंपनी के सभी फीचर्स के बारे में। चलिए अब हम आगे समझते हैं कॉन्फ़िगर के बारे में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। चलिए समझिएगा। कंपनी की कॉन्फ़िगरेशंस का उद्देश्य टैली की सेटिंग्स को व्यापार की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज करना है। देखिए कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पर F12 की दबाना है। F12 के आप जिसे दबाते हैं तो कॉन्फ़िगर एक्सेस कर सकते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन से। इससे टैली फॉर्मेट, बैकअप सेटिंग, ऑटो सर्वर सेटिंग जैसी सामान्य सेटिंग्स होती है। यह व्यापार के आधारभूत आवश्यकताओं के अनुसार टैली को कस्टमाइज करने में सहायक है। मतलब यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइजेशंस करना चाहते हैं वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस भी यहाँ पर दे रखा है। इस सेटिंग से चालान, वाउचर और रिपोर्ट के प्रिंटिंग प्रारूप को कस्टमाइज किया जा सकता है। यह सुविधा व्यापार की प्रिंटिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। तो इसे भी आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला यहाँ पर इन्वेंट्री कॉन्फ़िगर। इन्वेंट्री का भी कुछ यहाँ पर दे रखा है, जिसमें आप इन्वेंट्री से संबंधित सेटिंग्स को कस्टमाइज किया जा सकता है, जैसे कि बैच नंबर हो गया, लोकेशन हो गया, स्टॉक्स ग्रुप हो गया। लोकेशंस का मतलब होता है गोडाउन। ठीक है, ग्रुप हो गया। यह सेटिंग इन्वेंट्री का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करती है। मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेंट्री कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जनरल कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड सेटिंग कॉन्फ़िगर। तो ये भी एक प्रकार से कॉन्फ़िगरेशंस के अंतर्गत ही आती है, ईमेल एंड पासवर्ड सेटिंग्स। टैली में रिपोर्ट्स या अन्य डेटा को ईमेल के माध्यम से भेजने के लिए ईमेल सेटिंग को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यह फीचर व्यापारिक संवाद को सुगम बनाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन चारों पॉइंटों को समझ सकते हैं। मैंने आपको कॉन्फ़िगर के भी अलग अलग पॉइंटों बताया है। पहला है यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशंस, दूसरा है यहाँ पर प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस, तीसरा है यहाँ पर इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशंस और चौथा है यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड सेटिंग्स। तो इस तरीके से आप इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर इन्वेंट्री को समझाइए, इन्वेंट्री की मूल अवधारणा को समझाइए। मतलब यहाँ पर आपको इन्वेंट्री के बारे में इजीली सब कुछ अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए इसको भी मैं आपको सभी पॉइंट ऑफ को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आप इजीली इसे एग्जाम्स में लिख सकें। सो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री के बारे में। देखिए इन्वेंट्री का मतलब व्यवसाय द्वारा रखे गए उस वस्तुओं या माल से हैं जो बिक्री के लिए तैयार होते हैं। मतलब जो माल आप बेचने के उद्देश्य से अपने बिजनेस के अंदर रखते हैं। अब इसके अंदर रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं और बिना बने हुए मतलब अर्धनिर्मित माल भी आ सकता है जो वर्क इन प्रोग्रेस के लिए रहता है। ठीक है, और तैयार माल यानी कि फिनिश्ड गुड्स मतलब जो कंप्लीट हो वह भी इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में इन्वेंट्री का उद्देश्य उत्पाद बिक्री और मांग को संतुलित करना होता है। मतलब यहाँ पर इन्वेंट्री का मतलब होता है कि
आपके बिजनेसेस के अंदर पर्याप्त माल है या नहीं, उसको संतुलित करना इसका मेन उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी समझते हैं। इन्वेंट्री की मूल अवधारणाएं, मतलब बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की मूल अवधारणा हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसको भी हम समझते हैं। इन्वेंट्री प्रबंधन की मूल अवधारणा यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हो जिससे माल को समय पर पूरा किया जा सके। मतलब यहाँ पर आपके पास में पर्याप्त माल होना चाहिए जिसे आप अपने कस्टमर को बेच सकें। यदि इन्वेंट्री कम होती है तो इससे बिक्री का अवसर गंवाया जा सकता है। मतलब आप जब माल बेचते हैं तो आपके पास में स्टॉक्स कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि अधिक इन्वेंट्री होने से स्टोरेज लागत बढ़ सकती है। मतलब यहाँ पर दोनों तरीके से बताया गया है। अगर कम इन्वेंट्री आपके पास में है तो आप बिक्री का अवसर गंवा सकते हैं। बिक्री का अवसर का मतलब होता है, मान लीजिए किसी को आपको 10 टीवी सेल करना है और आपकी स्टॉक्स में 8 टीवी रखी हुई है, तो मतलब यहाँ पर आप बिक्री का अवसर गंवा सकते हैं। और यदि आपके पास में 10 टीवी की ज़रूरत है और अगर आपके पास में 100 टीवी है तो यहाँ पर इन्वेंट्री ज़्यादा होने के कारण स्टोरेज की लागत बढ़ सकती है। तो ये भी एक प्रकार से इफ़ेक्टिव है। चलिए आगे समझते हैं। अब इसके भी कुछ पॉइंट ऑफ यहाँ पर समझ सकते हैं आप, मैंने पॉइंट ऑफ यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे इन्वेंट्री प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। मांग की पूर्ति। अब यहाँ पर इसके कुछ अलग अलग स्टेप्स मैंने लिए हैं, पॉइंट ऑफ लिए हैं, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्वेंट्री रखने का मुख्य उद्देश्य ग्राहक की मांग को तुरंत पूरा करना है। मतलब यहाँ पर मांग की पूर्ति तुरंत करना है। उत्पाद की निरंतरता, यानी कि इन्वेंट्री का एक हिस्सा उत्पादन प्रक्रिया से सामग्री की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब उत्पादन की निरंतरता, मतलब आपको यहाँ पर प्रति निरंतर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके बिजनेस के अंदर आपने 10 टीवी बेची है, तो आपके बिजनेस के अंदर अब कितनी टीवी अवेलेबल है और कितने की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट लगती है तो वैसे आप अपने बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री को स्टॉक्स कर सकते हैं और इन्वेंट्री को ला सकते हैं और इन्वेंट्री को निरंतर बेच सकते हैं। उसके बाद में लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। लागत नियंत्रण, इन्वेंट्री प्रबंधन में स्टोरेज और रखरखाव की लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जब भी आप किसी भी प्रकार का माल बिजनेस के अंदर लाते हैं तो वहाँ पर उसे रखने की और उसे नियंत्रित करने की भी लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अगला है जोखिम प्रबंधन। जोखिम प्रबंधन, बाजार की अनिश्चितताओं के चलते व्यवसाय में पर्याप्त इन्वेंट्री रखना महत्वपूर्ण होता है ताकि भविष्य में मांग की पूर्ति की जा सके। मतलब यहाँ पर जोखिम प्रबंधन भी एक प्रकार से दे रखा है। मान लीजिए कि आपके बिजनेस के अंदर प्रतिदिन 10 से 15 टीवी सेल हो जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पर्याप्त माल रखना होगा, ठीक है, ताकि आप सामने वाले कस्टमर की मांग की पूर्ति कर सकें, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी इसे आप समझ सकते हैं। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है यहाँ पर इन्वेंट्री के प्रकार, टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अब यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की इन्वेंट्री होती है। जैसे कि पहली इन्वेंट्री यहाँ पर कच्चा माल हुई, वह सामग्री जो उत्पाद प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है। मतलब यहाँ पर उत्पाद प्रक्रिया में माल की पूर्ति की जाती है। अर्धनिर्मित वस्तुएं, मतलब बिना बनी वस्तुएं, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की गई अधूरी सामग्री। मतलब यहाँ पर अधूरी सामग्री होती है, जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी हो गई, उसके बाद में कपड़े बनाने के लिए बिना सिला कपड़ा, ठीक है। तो ये अर्धनिर्मित वस्तुएं होती हैं। उसके बाद में तैयार माल। तैयार माल मतलब पूरी तरह से बना बनाया माल, है ना, जिससे ग्राहक को बेचा जा सके, ठीक है। तो ये होता है तैयार माल। तो ये होती है इन्वेंट्री की मूल अवधारणाएं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग से, जो कंप्यूटर पे अकाउंटिंग होती है, उसके कुछ गुण हमें यहाँ पर बताने हैं, जो एडवांटेज होते हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर आप सभी पॉइंट ऑफ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट ऑफ को लिया हुआ है जिसे आप इजीली अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के गुण, ठीक है। सबसे पहला है यहाँ पर सटीकता। सटीकता यानी कि एक्यूरेसी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में त्रुटियाँ की संभावना बहुत कम होती है। मतलब यहाँ पर त्रुटियाँ तो बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि सारा कार्य स्वचालित रूप से होता है। स्वचालित का मतलब होता है ऑटोमेशन। एक बार डेटा एंट्री करने के बाद गणनाओं में गलती की संभावना नहीं रहती है। मतलब यहाँ पर आप किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। उसके बाद में गति यानी कि स्पीड। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्ट जनरेशन तेज़ी से हो जाती है। मतलब यहाँ पर आप जल्दी से किसी भी रिपोर्ट्स को फास्टली तैयार कर सकते हैं।
जिसमें आपके समय की बचत होती है और रिकॉर्ड्स को शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है। मतलब यहाँ से आप जल्दी से जल्दी काम कर सकते हैं। अगला यहाँ पर डेटा का सुरक्षा, डेटा की भी सुरक्षा है यहाँ पर, जैसे कि कंप्यूटराइज सिस्टम में डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है और पासवर्ड से संरक्षित किया जा सकता है। मतलब पासवर्ड लगाकर और भी सिक्योर बनाया जा सकता है डेटा का, जिससे अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को सीमित किया जा सकता है। अनधिकृत का मतलब ये होता है कि जिसने पासवर्ड डाला वही व्यक्ति उस डेटा तक पहुंच सकता है, ठीक है, बाकी अदर व्यक्ति कोई उस डेटा तक नहीं पहुंच सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर अप टू डेट इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर इसमें भी समय समय पर जानकारी अपडेट होती रहती है। जैसे कंप्यूटर अकाउंटिंग में डेटा को तुरंत अद्यतन मतलब होता है अपडेट किया जा सकता है, जिससे रियल टाइम वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है, फिर पता चल सकता है और समय पर निर्णय लेना संभव होता है। मतलब यहाँ पर हर एक अपडेट को तुरंत अपडेट किया जा सकता है। विस्तृत रिपोर्टिंग, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आदि आसानी से तैयार किया जा सकता है, जो व्यवसाय की संपूर्ण स्थितियों को समझने में मदद करती है। मतलब यहाँ पर बिजनेस के अंदर आप तुरंत रिपोर्ट्स को भी तैयार कर सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के दोष यानी कि डिसएडवांटेज। इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। देखिए हर एक बिजनेसेस में अगर लाभ होता है तो कहीं ना कहीं हानि भी होती है, अगर किसी का एडवांटेज है तो किसी का डिसएडवांटेज भी है, वो भी आप समझिएगा ध्यान से। प्रारंभिक लागत, इसमें फर्स्ट लागत लगती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को लागू करने के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण पर शुरुआत निवेश की आवश्यकता होती है। मतलब अब आपको सीखने पर भी ध्यान देना पड़ता है और कंप्यूटर में इसके सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट लगती है, जिससे आप इजीली इसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को अच्छे से अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट कर सकें, जो छोटे व्यवसाय के लिए महंगा हो सकता है। मतलब जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव बन सकता है। तकनीकी समस्याएं, टेक्नोलॉजी इशू भी हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम पर निर्भरता के कारण वायरस, हैकिंग, सॉफ्टवेयर क्रैश या डेटा लॉस जैसी तकनीकी समस्याएं हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम हैक हो गया, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, है ना, तो इससे आपका डेटा भी उसके अंदर कभी कभी दिक्कत हो सकती है डेटा की, ठीक है, जिससे महत्वपूर्ण डेटा का नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज है, इसमें भी आपको समस्या हो सकती है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होना, मतलब नीड फॉर टेक्निकल नॉलेज की आपको ज़रूरत होना। इसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग का उपयोग करने के लिए कर्मचारियों को विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि कर्मचारी को उचित प्रशिक्षण न मिले तो इसका उपयोग करना कठिन हो सकता है। मतलब आपको जो आपके कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारी को भी आपको इसका जो ज्ञान है वह अच्छे से देना होगा। अनुकूलन की कमी, अनुकूलन यानी कि लॉक फॉर कस्टमाइजेशन से कभी कभी प्रीमियर सॉफ्टवेयर सभी व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, आपको अपने हिसाब से फील्ड को ऐड करवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, उनके अनुरूप बदलाव करना कठिन होता है छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए। इससे उन्हें व्यवसाय की ज़रूरतों के हिसाब से अनुकूलित करना कठिन हो सकता है। मतलब यहाँ पर छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनके हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर बदलाव करना ये काफ़ी कठिन हो सकता है। तो ये होते हैं इसके डिसएडवांटेज। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी है, कंप्यूटर अकाउंटिंग के क्या होती है वो भी बता दिया है, और कंप्यूटर अकाउंटिंग के एडवांटेज भी बता दिया है और डिसएडवांटेज भी बता दिया है। तो इसे आप इजीली अपने एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेखांकन को समझाइए, लेखांकन की विभिन्न अवधारणाओं का विस्तार में वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको लेखांकन के अच्छे से बारे में बताना है। लेखांकन की मूल अवधारणाओं के बारे में विस्तार से समझाइए। मतलब यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न आप ऊपर देख सकते हैं और इसी तरीके से दूसरा प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। सो चलिए इसका भी उत्तर हम जानते हैं ईजिली। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग का अर्थ और इसकी विभिन्न अवधारणाएं। मतलब यहाँ पर मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा और साथ ही साथ में इसकी अवधारणाएं भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संगठन या व्यक्ति की वित्तीय जानकारी को व्यवस्थित ढंग से रिकॉर्ड, वर्गीकृत, संक्षेप और विश्लेषण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखना और उसे उपयोगकर्ता तक सुलभ बनाना है, ताकि वे संगठन की आर्थिक स्थिति का आकलन कर सकें और सही निर्णय ले सकें। मतलब
यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेसेस के अंदर आप वित्तीय जानकारी रख सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से अकाउंटिंग एक आर्ट है, ठीक है, जिसमें आप अपने बिजनेसेस का वित्तीय लेन देन का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लेखा जोखा रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब इसकी अवधारणा हम समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसका भी थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर लेखांकन की प्रक्रिया में कई कदम शामिल होते हैं, जैसे कि लेन देन का रिकॉर्ड, पोस्टिंग और वित्तीय रिपोर्ट्स का निर्माण। लेखांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पर व्यक्तित्व की अवधारणा, यानी कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए इसे भी समझ लीजिएगा ध्यान से। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय और व्यवसाय का मालिक दो अलग अलग इकाइयाँ मानी जाती हैं। मतलब बिजनेस के अंदर यहाँ पर एक तो बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों को अलग अलग माना जाता है। इसका अर्थ है कि व्यवसाय के वित्तीय लेन देन को मालिक के व्यक्तिगत लेन देन से अलग रखा जाता है। इससे वित्तीय स्थिति को सही तरीके से समझाना आसान हो जाता है। मतलब यहाँ पर बिजनेस और बिजनेस का मालिक को अलग अलग माना जाता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। चलिए अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला यहाँ पर लेन देन की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चलिए इसे समझिएगा। इस अवधारणा में केवल उन्हीं घटनाओं को लेखांकन में रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें पैसे में मापा जा सकता है। मतलब किसी भी गैर मौद्रिक लेन देन को लेखांकन के शामिल नहीं किया जा सकता है, जैसे कर्मचारी की योग्यता या ग्राहक की संतुष्टि। मतलब इसके अंदर आप सिर्फ जो मनी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये दिए तो बदले में आपने उससे क्या लिया, है ना, तो पैसे के मूल्य के अकॉर्डिंग अगर आपने उससे कुछ लिया है तो उसी लेन देन को इसके अंतर्गत रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है जैसे गांव में पहले होता था कि हमने एक तगारी गेहूं दे दिए तो एक तगारी बाजरा ले लिया, ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो मनी से संबंधित लेन देन होती है, जो पैसे से संबंधित लेन देन होती है, वही यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। जैसे लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा के अनुसार सभी संसाधनों को उनकी लागत मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाता है, न कि उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर। इसके अंदर जितने भी संसाधन होते हैं उनकी लागत मूल्य के पर यह रिकॉर्ड किया जाता है, न कि वर्तमान बाजार की स्थिति के मूल्य पर, ठीक है। तो यह भी इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे समझते हैं। अगला यहाँ पर लगातार अवधारणा। अब ये भी किस प्रकार से काम करता है समझिएगा ध्यान से। इस अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलने वाला है। अनिश्चित काल का मतलब होता है कि इसका कोई निश्चित नहीं है, ये चलता रहेगा, इसे बंद करने का कोई इरादा नहीं है, मतलब इसको हमेशा चलाते रहना है। इससे व्यवसाय की संपत्ति और देनदारियों का मूल्यांकन आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसे भविष्य में उपयोग के हिसाब से माना जाता है। मतलब यहाँ पर आप जितना इसका उपयोग करेंगे उतना इसको भविष्य के लिए माना जाता है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा निरंतर चलने वाला है। अगला है यहाँ पर अवधि अवधारणा। अवधि मतलब एक पीरियड्स की बात हो रही है यहाँ पर, अकाउंटिंग पीरियड्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझिएगा इसे भी। लेखांकन में किसी विशेष अवधि जैसे कि एक वित्तीय वर्ष साल के लिए लेन देन को दर्ज किया जाता है। मतलब लेन देन को यहाँ पर एक पीरियड्स में दर्ज किया जाता है ताकि उस समय की वित्तीय स्थिति का सही आकलन किया जा सके। मतलब यहाँ पर आप किसी एक साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 15 दिन के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसका सही आकलन आप उस स्थिति से कर सकते हैं। इससे विभिन्न अवधि की तुलना करना आसान हो जाता है। मतलब यहाँ पर जितनी भी अवधि रहती है उस अवधि की आप तुलना कर सकते हैं। तो ये होती है अवधि अवधारणा यानी अकाउंटिंग पीरियड्स कॉन्सेप्ट। अगला समझते हैं यहाँ पर। अगला है समानता अवधारणा। समानता अवधारणा, चलिए इसे भी समझ लीजिएगा। यह लेखांकन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें कहा गया है कि हर लेन देन का 2 पहलू होते हैं। मतलब प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि व्यवसाय में नकदी जमा होती है तो व्यवसाय की संपत्ति और नकदी बैलेंस दोनों में बदलाव होता है। मतलब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि 2 पहलू में हमेशा लेन देन होती है। अब मान लीजिए कि हमने किसी को रुपए दिए हैं तो हमने बदले में उससे क्या लिया है, तो वह हमें वहाँ पर उस लेन देन में रिकॉर्ड करना होगा। इसलिए हमें यहाँ पर 2 पहलू को समझना होगा, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये 2 पहलू लेन देन होती हैं। अगला है मिलान अवधारणा।
मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसे समझ लीजिएगा। इस अवधारणा के अनुसार किसी अवधि के खर्चों को किसी अवधि के राजस्व में मिलाया जाता है ताकि उस अवधि का शुद्ध लाभ या हानि निर्धारित किया जा सके। इससे यह पता चलता है कि व्यवसाय ने अपनी गतिविधियों के में लाभ कमाया या नुकसान किया। मतलब यहाँ पर यह भी पता चला जा सकता है इससे कि बिजनेस के अंदर कितना लाभ हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, और इसके राजस्व के अंदर इसको मिलाया जाता है खर्चों को, ठीक है। तो इसे शुद्ध लाभ या हानि का पता लगाया जा सकता है। अगला है यहाँ पर प्रकटीकरण अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अगला है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। इस अवधारणा के अनुसार वित्तीय रिपोर्ट्स में सभी आवश्यक जानकारी को साफ और पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता इसके आधार पर सही निर्णय ले सकें। इससे रिपोर्ट पारदर्शी हो और विश्वसनीय होती हैं। मतलब यहाँ पर आप जो रिपोर्ट्स होती है वह एक ट्रांसपेरेंसी होती है और उसे आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, जिसमें वित्तीय रिपोर्ट में सभी आवश्यक जानकारी को साफ और पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रकटीकरण अवधारणा। तो मैंने आप सभी को इन सभी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से बता दिया है, और मैंने इन सभी को शॉर्ट किया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप इनको अगर समझेंगे तो अच्छे से इनके बारे में लिख पाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, लागत केंद्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार में समझाइए। और टैली में कॉस्ट सेंटर क्या है, समझाइए। मतलब यहाँ पर आपको लागत केंद्र के बारे में बताना है। इसमें दो प्रश्न हैं, ठीक है। टैली में कॉस्ट सेंटर क्या है और लागत केंद्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब चलिए पहले तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि लागत केंद्र क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। समझिएगा, लागत केंद्र एक ऐसा खंड या विभाग है जिसके अंतर्गत किसी संगठन के खर्चों का प्रबंधन और नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब मैनेजमेंट और कंट्रोलेशन जो भी यहाँ पर करना होता है वो कर सकते हैं। यह वह इकाई है जहाँ व्यवसाय के संसाधनों का उपयोग होता है लेकिन सीधे राजस्व का उत्पाद नहीं होता है। लागत केंद्र का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों में आने वाले खर्चों का वर्गीकरण और निगरानी करना है, उसके प्रबंधन में आसानी हो और लागत भी नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब ये एक प्रकार से कंट्रोल करने का काम होता है और कंट्रोल और प्रबंधन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा इजीली समझ लीजिएगा। चलिए इसके भी कुछ ऑब्जेक्ट को हम समझते हैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। लागत केंद्र के उद्देश्य, इसको भी मैंने अलग अलग पॉइंट ऑफ में लिया हुआ है जिससे आप अच्छे से समझ सकेंगे। खर्च का नियंत्रण, पहला है यहाँ पर खर्च का नियंत्रण। लागत केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य खर्चों पर नियंत्रण रखना है। खर्चों को विभिन्न लागतों की केंद्रों में बांटने से यह स्पष्ट होता है कि कौन सा विभाग कितना खर्च कर रहा है और कहाँ कमी या सुधार की आवश्यकता है। मतलब इसमें यह पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे कितने खर्च करने की ज़रूरत है और कितना खर्च हो रहा है और क्या उस खर्चे में सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये सब यहाँ पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला यहाँ पर प्रदर्शन मूल्यांकन। प्रदर्शन मूल्यांकन का मतलब होता है लागत केंद्र से संगठन में विभिन्न विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकता है, जिससे प्रबंधकों को यह पता चलता है कि किस विभाग में अधिक खर्च हो रहा है और क्या उसमें कमी लाने की संभावना है। मतलब इसमें यह पता भी लगाया जा सकता है कि कौन से विभाग के अंदर कितना खर्च करने की आवश्यकता है और कितना खर्च हो रहा है, क्या वहाँ पर कमी लाने की संभावना है खर्च में। तो ये होता है प्रदर्शन मूल्यांकन, मतलब उसका मूल्यांकन करना, जो भी खर्च किया जा रहा है उसका मूल्यांकन करना। अगला है यहाँ पर लागत का सही विभाजन। लागत का सही विभाजन यानी कि अलग अलग तरीके से उसमें बंटवारा करना, है ना। लागत केंद्र में व्यवसाय की सभी गतिविधियों के खर्चों का सही विभाजन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग, विपणन विभाग और प्रशासनिक विभाग आदि के सभी खर्चों का अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है ताकि व्यवसाय को उनकी वास्तविक लागत का सही पता चल सके। मतलब यहाँ पर लागत का सही विभाजन यहाँ पर हो सके, क्योंकि अलग अलग विभाग के लिए हम अलग अलग बजट सेट कर सकते हैं। बजट यानी कि लागत हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना हमें उसके अंदर लागत लगानी है, कितना खर्च हमें उसमें करना है। तो ये सब
यहाँ पर लागत का सही विभाजन में हो जाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर बेहतर बजटिंग। बेहतर बजटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर आप अच्छे से बजट बनाकर कार्य कर सकते हैं। लागत केंद्र के माध्यम से व्यवसाय में विभिन्न खर्चों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे बजट बनाने में आसानी होती है और विभिन्न खर्चों के लिए पूर्ण में ही संसाधनों का आवंटन किया जाता है। मतलब यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बजट बनाने से आसानी हो सकती है, संसाधनों का आवंटन किया जा सकता है। लागत केंद्र के प्रकार। आप देखिए लागत केंद्र के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर्स के अलग अलग प्रकार हैं। तो समझिएगा, उत्पादन लागत केंद्र, यह वह केंद्र होता है जहां उत्पादन कार्यों पर खर्च किया जाता है। मतलब यहाँ पर अलग अलग तरीके से उत्पादन कार्यों पर खर्च किया जाता है। सेवा लागत केंद्र, यहाँ पर सेवा लागत केंद्र भी दे रखा है। इसमें वे विभाग आते हैं जो उत्पादक का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं होते हैं, जो रखरखाव और प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर विभागीय लागत केंद्र, विभिन्न विभागों को आधार बनाकर तैयार किए गए केंद्र, जैसे कि बिक्री, विपणन, वित्तीय विभाग होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। लागत के बारे में मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है। सो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टैली में इन्वेंट्री की बुनियादी अवधारणाएं क्या हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, टैली में इन्वेंट्री की बुनियादी अवधारणाएं के बारे में हमें बताना है। मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरिकल बता रहा हूँ, आप इसको इजीली समझिएगा ध्यान से और समझकर इसे अपनी एग्जाम्स में लिखिएगा। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर टैली में इन्वेंट्री की बुनियादी, मतलब इसका क्या अर्थ होता है और ये क्या होती है। ठीक है, समझिएगा। टैली में इन्वेंट्री का अर्थ किसी व्यवसाय में उपलब्ध वस्तुओं, सामग्रियों या उत्पादों के समुच्चय से होता है। समुच्चय का मतलब होता है कि ये एक समूह के रूप में वर्क करता है, उसमें जिसके अंदर वस्तुएं होती है, सामग्रियाँ होती है, उत्पादों होते हैं। ठीक है, तो ये सभी इन्वेंट्रीज के अंतर्गत आती है। जैसे इन्वेंट्री का प्रबंधन किसी भी व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मतलब किसी भी बिजनेस के प्रबंधन के लिए इन्वेंट्री का जो काम होता है, प्रबंधन होता है, और किसी भी बिजनेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध कंपनी के लाभ और उसकी संचालन क्षमता से होता है। संचालन क्षमता का मतलब होता है जब भी आप अपने बिजनेसेस के अंदर कुछ भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर इन्वेंट्री का काम काफ़ी पड़ता है। ठीक है, इन्वेंटरी प्रबंधन से कंपनी को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि किसी भी समय यानी कि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। मतलब यहाँ पर आपको यह भी पता चल जाता है, इसमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आपकी कंपनी के अंदर पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल्स हैं या नहीं, और उनका स्टॉक उचित स्तर पर बना हुआ है। मतलब ये भी आप इसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी बुनियादी अवधारणाएं को अच्छे से समझते हैं। तो इन्वेंट्री की बुनियादी अवधारणाएं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ, मैंने यहाँ पर सभी पॉइंट ऑफ ले रखे हैं स्टेप्स, इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला है यहाँ पर स्टॉक ग्रुप। ठीक है, यह इन्वेंट्री का एक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जो अपने इन्वेंट्रीज का जो स्टॉक्स ग्रुप होता है वह, जिसके अंतर्गत समान प्रकार के उत्पादों को रखा जाता है। स्टॉक ग्रुप का उपयोग करके सामान को व्यवस्थित किया जाता है, जिससे प्रबंधन के लिए आसान हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो स्टॉक्स ग्रुप होते हैं वह किसी भी स्टॉक्स आइटम्स के लिए बनाया जाता है और उसके अंदर ही हम सारे स्टॉक्स को रखते हैं, जिसका प्रबंधन आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई सी कंपनी है जो टीवी का काम करती है, मतलब टीवी सेल करने का काम करती है, तो मतलब उसका जो स्टॉक्स आइटम है वह है जो भी टीवी है उसकी कंपनी है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई ओनिडा की टीवी है। ठीक है, तो ओनिडा टीवी जो भी जितने भी इंचेस है वह उसका स्टॉक्स आइटम है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के तहत रखा जा सकता है। मतलब ये एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप बनेगा यह बनेगा स्टॉक्स ग्रुप। ठीक है, और ओनिडा टीवी मैंने आपको जैसे बताया तो ये बनेगा आपका स्टॉक्स आइटम। तो कुछ इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। चलिए अगले को समझते हैं। अगला है यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी। अब स्टॉक कैटेगरी भी एक इसका कॉन्सेप्ट है जिसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। स्टॉक कैटेगरी का उपयोग एक ही ग्रुप के अंतर्गत विभिन्न कैटेगरी में समान वस्तुओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए उपयोगी होती है जहां वस्तुओं की विविधता अधिक होती हैं
जैसे रंग, आकार, मॉडल आदि के आधार पर। अब देखिए स्टॉक्स कैटेगरी कैसे वर्क करती है। मान लीजिए कि मैंने जैसे अब आपको बताया कि हमारे पास में ओनिडा की टीवी है। अब ओनिडा की टीवी हमारे पास में कौन से कलर की है? वैसे ओनिडा की टीवी तो बंद हो चुकी है, बहुत पुराना चला था ओनिडा की टीवी वगैरह। तो अब जो चलती है मान लीजिए कि सैमसंग की टीवी है, तो सैमसंग की टीवी के जो रंग है, जो आकार है, जो मॉडल्स हैं, है ना, वो सेम सेम होता है। तो ये कैटेगरी में हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से स्टॉक कैटेगरी हो गई। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्टॉक्स आइटम के बारे में। स्टॉक आइटम वह वास्तविक उत्पाद होता है जिसे कंपनी बेचती हैं या उपयोग करती हैं। यह इन्वेंट्री का सबसे छोटा घटक होता है। टैली में हर एक स्टॉक आइटम का एक यूनिट नाम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जैसे कि किलो, लीटर, पीसेस निर्धारित किया जाता है, जिससे उस वस्तु का सही रिकॉर्ड रखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर ये फाइनली जो सबसे मेन होता है, यह होता है स्टॉक्स आइटम। अब मान लीजिए कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, स्टॉक कैटेगरी बताया, स्टॉक्स ग्रुप बताया, है ना। तो ये दोनों किसके लिए होते हैं? ये होते हैं स्टॉक्स आइटम के लिए, है ना। तो जो मैन होता है वह स्टॉक्स आइटम होता है। इसे ही कंपनी बेच सकती है और ख़रीद सकती है और इसका उपयोग कर सकती है, ठीक है, जिसे हम अपनी अकॉर्डिंग यूनिट से नापते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टीवी है। अब टीवी को हम पीसेस में गिनेंगे या फिर नंबर्स में गिनेंगे। अब ऐसा तो नहीं कहेंगे कि टीवी 1 किलो की टीवी, 2 किलो की टीवी, क्या 3 किलो की टीवी, ऐसे तो हम कहेंगे नहीं, है ना। तो इसका जो यूनिट्स हैं वह यूनिट्स क्या रहेगा? जैसे कि एक नंबर्स में एक यूनिट, सॉरी, एक टीवी, 2 टीवी, 3 टीवी, है ना। या फिर मोबाइल फ़ोन हो गया तो 1 पीसेस, 2 पीसेस, 3 पीसेस, जस्ट इसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहा जाता है। जैसे कि किलोग्राम, लीटर, पीसेस, है ना। तो ये होती ही इसकी यूनिट्स, जिसमें हम उस वस्तु को गिनते हैं, मापते हैं अथवा तोलते हैं। सो ये होता है यूनिट्स, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला होता है यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो जस्ट आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट का उपयोग किसी स्टॉक आइटम की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया यूनिट्स के बारे में। सो स्टॉक्स आइटम के अंदर भी हमने यूनिट्स को देख लिया था। सो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे कि किलो, मीटर, लीटर आदि। इससे स्टॉक की माप, कीमत और मात्रा को व्यवस्थित करना सरल हो जाता है और कंपनी की इन्वेंट्री सटीक हो जाती है। मतलब यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक्स को यूनिट्स में माप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेंट्री के अंदर कितनी मात्रा में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अवेलेबल्स हैं, जिसे हम सेल करेंगे, या फिर हमने कितनी मात्रा में सेल किया है। सो ये होती है यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर गोडाउन। अब गोडाउन्स क्या होता है? देखिए, गोडाउन को लोकेशन भी कहा जाता है और ये एक प्रकार से वेयर हाउस भी, वेयर हाउस का स्थान होता है, समझिएगा। गोडाउन या वेयर हाउस उस स्थान को कहते हैं जहां इन्वेंट्री को संग्रहित का मतलब होता है जहां सबको एक जगह रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है। टैली में गोडाउन का उपयोग उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो कंपनी वस्तुओं को विभिन्न स्थानों पर स्टोर करती है। गोडाउन में स्टॉक के विभाजन से स्टॉक की निगरानी आसान हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप अलग अलग जगह पर जब भी माल को शिफ्ट करते हैं, जब भी माल को रखते हैं, तो जिस जगह पर रखते हैं उस जगह को गोडाउन कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है गोडाउन। आगे समझते हैं। अगला है बैच ऑफ एक्सपायरी। बैच उन वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनका उत्पादन किसी खास सीरीज या समूह में होता है। एक्सपायरी डेट से उन वस्तुओं का अंतिम उपयोग का समय निर्धारित होता है। यह व्यवस्था विशेषकर दवाइयों या खाद्य वस्तुओं में उपयोग होती है ताकि इन्वेंट्री को समय पर अपडेट किया जा सके। देखिए, यहाँ पर भी एक अलग बैच होती है। बैच मतलब होता है, जैसे कि इसका हम यूँ कह सकते हैं कि एक अलग कमरा होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम एक्सपायरी चीज़ों को रख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सी दवाई है जो कि 1 साल के लिए होती है, कि 6 महीने के लिए होती है, कि 8 महीने के लिए होती है, उसको हम 8 महीने तक ही रखेंगे, ठीक है, हमारे स्टॉक्स के अंदर। अगर अन्यथा जो डेट निकल जाती है तो वो जो दवाई होती है वह एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है बैच एंड एक्सपायरी, ठीक है, जिसके अंदर हम उस स्टॉक्स आइटम्स को रखते हैं जो एक्सपायरी होता है, ठीक है, जो एक समय के बाद में हमारे किसी काम का या फिर किसी कस्टमर के किसी भी काम का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, जस्ट टैली में सिंगल और मल्टीपल यूज़र को समझाइए।
मतलब टेली के अंदर सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र्स कैसे काम करता है। सो मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस को लिया हुआ है, आप इसको इजीली समझ लीजिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टेली एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पहले तो मैं यहाँ पर टेली के बारे में अच्छा सा इजीली आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको सिंगल और मल्टीपल यूज़र को भी समझाऊंगा, ठीक है। टेली एक लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो व्यापारियों और संगठनों को उनके वित्तीय रिकॉर्ड और लेन देन का प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करने में मदद करता है। टेली में उपयोगकर्ता की भूमिका पर निर्भर करते हुए सिंगल और मल्टीपल यूज़र मोड्स होते हैं। मतलब यहाँ पर दो मोड में लाइसेंस होते हैं। लाइसेंस मतलब पहले तो हम सिंगल और मल्टीपल यूज़र को समझ लो, फिर मैं आपको लाइसेंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें सिंगल यूज़र भी होता है और मल्टीपल यूज़र भी होता है। मतलब सिंगल का होता है कि एक ही व्यक्ति उस चीज़ को चला सकता है या फिर उस कंप्यूटर को चला सकता है, उस लाइसेंस को चला सकता है, ठीक है। और फिर एक और होता है यहाँ पर मल्टीपल यूज़र। मल्टीपल यूज़र होता है एक से अधिक लोग मिलकर उस लाइसेंस को चला सकते हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है, खासकर उन छात्रों के लिए जो अकाउंटिंग और टेली में करियर बनाने के इच्छुक हैं। खासकर उन छात्रों के लिए हैं जो करियर अपना बनाना चाहते हैं टेली और अकाउंटिंग के फील्ड में। सो उनको समझना काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि सिंगल और मल्टीपल यूज़र कैसे वर्क करता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र यानी कि एकल उपयोगकर्ता भी कहा जाता है इसे। सिंगल यूज़र मोड वह स्थिति है जब टेली का सॉफ्टवेयर केवल एक ही कंप्यूटर या उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। यह मोड छोटे व्यवसायों या व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। व्यक्तिगत यानी कि कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए अगर इसका यूज़ करना चाहता है इस लाइसेंस का तो वो कर सकता है, या फिर इस मोड का यूज़ वह कर सकता है, जहां एक ही व्यक्ति सभी लेन देन और डेटा का प्रबंधन करता है, डेटा का मैनेजमेंट करता है। इस मोड में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। आप देखिए इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है जो मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टेप बाय स्टेप लिया हुआ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। एकल उपयोगकर्ता मैंने जस्ट अभी आपको बताया, सिंगल यूज़र जैसे कि केवल एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकता है, ये इसकी एक विशेषता है जिस सिर्फ एक ही व्यक्ति इसका यूज़ कर सकता है। साधारण सेटअप, अब इसमें ज़्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं है, साधारण सेटअप है। यह मोड इंस्टॉल और सेटअप के मामले में बहुत आसान होता है। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सभी डेटा का नियंत्रण मतलब कंट्रोल ऑफ ऑल डाटास, मतलब सभी प्रकार के डेटा का नियंत्रण यहाँ पर हो जाता है। सिंगल यूज़र मोड में सभी डेटा और लेन देन का नियंत्रण केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है। मतलब यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति उसको अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है। कम लागत, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस मोड के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है क्योंकि सिर्फ एक यूज़र को अनुमति दी जाती है। मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा यूज़र इस लाइसेंस को या फिर इस मोड को नहीं चला सकता, ठीक है। तो ये होता है सिंगल यूज़र, ठीक है। अब हम समझते हैं यहाँ पर मल्टीपल यूज़र। अब मल्टीपल यूज़र कैसे काम करता है, अब इसके कैसे कैसे यूजर्स होते हैं समझिएगा। मल्टीपल यूज़र उन स्थिति को दर्शाता है जहाँ एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही टेली कंपनी डेटाबेस में काम कर सकते हैं। यह मोड तब उपयुक्त होता है जब कोई बड़ा व्यवसाय या संगठन विभिन्न शाखाओं में काम करता है। मतलब अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अगर कोई बड़ी कंपनी है जो काम करती है, जिसके मान लीजिए कि एक कंपनी के अंदर 10 कर्मचारी हो, 10 ही कर्मचारी टैली वगैरह का वर्क करते हैं। सो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल यूज़र की, ठीक है। और कई लोग एक साथ एक ही सिस्टम पर काम करते हैं। एक ही सिस्टम का मतलब होता है कि एक ही लाइसेंस के अंदर ऊपर वो काम करते हैं, एक ही मोड में वह काम करता है, जिसे मल्टीपल यूज़र कहा जाता है, ठीक है। इस मोड में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अब देखिए इस मोड की भी कुछ विशेषताएं होती है ना, तो उनको भी आप समझ लीजिएगा। पहला यहाँ पर एकाधिक उपयोगकर्ता। एकाधिक उपयोगकर्ता का मतलब होता है अनेक उपयोगकर्ता होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल यूजर्स। इस मोड में कई उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ही समय में अलग अलग लोग खरीद बिक्री खाता, बही और अन्य रिपोर्ट्स का काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक ही समय में कहीं अलग अलग यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं डेटा का, ठीक है। जैसे कि कोई बिक्री का काम कर रहा है, कोई रिपोर्ट बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो और कोई मान लीजिए कि सेल्स का काम करता है, सॉरी सेल्स तो हो ही गया, कोई परचेस का काम करता है, कोई सेल्स का काम करता है, कोई पेमेंट देने का काम करता है। सो सभी सेम टाइम पर अलग अलग जगह पर इसकी एंट्रीज या फिर इसको एक्सेस किया जा सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, डेटा शेयरिंग्स अगले है। इसमें एक और इसकी विशेषता, मल्टीपल यूज़र मोड में सभी उपयोगकर्ताओं के पास एक ही डेटाबेस होता है जिससे वे आसानी से डेटा
शेयर कर सकते हैं और एक साथ कार्य कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है इसका, ठीक है, एक अच्छी विशेषताएं हैं। अगला है यहाँ पर विभिन्न उपयोगकर्ता अधिकार, मतलब यहाँ पर आप अलग अलग उपयोगकर्ताओं को अलग अलग अधिकार भी दे सकते हैं। सो प्रत्येक उपयोगकर्ता को अलग अलग अधिकार दिए जा सकते हैं, जैसे कि कुछ उपयोगकर्ताओं को केवल डेटा देखने का अधिकार मिल सकता है, जबकि अन्य को डेटा संपादित करने का। मान लीजिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को एनालिसिस के लिए रखते हैं जो सिर्फ डेटा देख सकता है वकील, लेकिन उस डेटा के अंदर बदलाव नहीं कर सकता। सो हम अथॉरिटी दे सकते हैं। तो और अथॉरिटी देने का मतलब कि यहाँ पर आप उसके लिए वो सारे अधिकार दे सकते हैं जो वो उस कंपनी के अंदर काम कर सकता है। तो ये होता है विभिन्न उपयोगकर्ता। अगले को समझते हैं। अगला यहाँ पर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग इस मोड का इस्तेमाल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, जिससे कई कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप जैसे कि एक ही नेटवर्किंग का यूजेस किया जाता है। एक नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपके बिजनेस के अंदर 3 से 4 कंप्यूटर है और 3 से 4 कंप्यूटर को एक ही नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। एक नेटवर्क का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने वाईफाई लगवा रखा है, वाईफाई फाइबर लगवा रखा है जियो का, ठीक है, अंबानी का वाईफाई लगवा रखा है, और जो अंबानी का वाईफाई आपने लगवा रखा है उसी वाईफाई से चारों सिस्टम कनेक्टेड होना चाहिए। सो ये होता है मल्टीपल यूज़र नेटवर्किंग। केंद्रीकृत डेटा, सेंट्रलाइज्ड डेटा, मल्टीपल यूज़र मोड में सभी डेटा और लेनदेन के एक केंद्रीय स्थान पर स्टोर होते हैं, जिससे किसी भी समय किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा डेटा तक पहुंच बनाई जा सकती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम अलग अलग जगह पर डेटा टाइप करते हैं और उन सब का एक ही जगह पर हम केंद्र बनाकर रखते हैं, सो ये भी इसमें पॉसिबल है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र दोनों के बारे में अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चंस में ये तो नहीं है कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक प्रश्न कभी बनता है कि सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र के बीच अंतर बताइए या फिर अंतर लिखिए, सो इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा एक टेबल्स बना रखी है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। सिंगल यूज़र और मल्टीपल यूज़र, ठीक है। तो सिंगल यूज़र होता है केवल एक व्यक्ति ही सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, और यहाँ पर मल्टीपल यूज़र भी आप देख सकते हैं। तो इसे आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको वीडियो को रोक करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लेखांकन को परिभाषित कीजिए। एक आदर्श लेखांकन प्रणाली के आवश्यक तत्वों को कौन कौन से हैं, मतलब आवश्यक तत्व हमें यहाँ पर बताने होंगे, ठीक है। सो चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर लेखांकन की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशंस है, ठीक है, पहले तो हम ये समझेंगे, फिर हम आगे इसके तत्वों को भी समझेंगे। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लेखांकन की परिभाषा। लेखांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसमें व्यापारिक लेनदेन और घटनाओं का रिकॉर्ड, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, सारांश यानी कि समरी, और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया जाता है, ताकि वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन का सही चित्रण किया जा सके। इसे वित्तीय लेनदेन, इसे वित्तीय लेखांकन भी कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार या संगठन की वित्तीय जानकारी को रिकॉर्ड रखना, संकलित करना और रिपोर्ट करना है। मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर किसी भी बिजनेसेस का रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन, समरी या फिर एनालिसिस करना ही अकाउंटिंग की डेफिनेशंस हैं। सो आपने समझ लिया होगा इसको। अब चलिए इसे भी हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। लेखांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यापार या संस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे आय, व्यय, लाभ, हानि, संपत्ति, देनदारियां आदि का विस्तार से विश्लेषण और रिकॉर्ड रखती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन के वित्तीय लेनदेन सही और पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित हो। मतलब यहाँ पर बिजनेस के लाभ, हानि, संपत्ति, देनदारियां सभी का विस्तार से विश्लेषण या रिकॉर्ड रखती है, और इससे यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि बिजनेस के अंदर या फिर किसी बिजनेस का संगठन है वित्तीय लेनदेन सही और पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित हो सकें। सो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं हम। आदर्श लेखांकन प्रणाली के आवश्यक तत्व, मतलब इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, उनको हमें यहाँ पर लिखना होगा एग्जाम्स के अंदर भी, ठीक है।
सो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर सटीकता को, यानी कि एक्यूरेसी। एक आदर्श लेखांकन प्रणाली में सटीकता बेहद महत्वपूर्ण है। सटीकता यानी कि एक्यूरेसी बेहद महत्वपूर्ण है। सही को सही और गलत को गलत, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वित्तीय लेन देन सही और त्रुटि रहित का मतलब होता है कि बिना किसी एरर के दर्ज किए गए हैं। सटीकता के बिना लेखांकन जानकारी गलत हो सकती है, ठीक है। मतलब बिना सटीकता के कभी भी हमें, जब भी हम किसी भी प्रकार की लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं या फिर उसमें हम पहले यह देखना होगा कि यह जानकारी बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। लेखांकन जानकारी गलत हो सकती है जिससे निर्णय लेने में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब जब आप डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो वहाँ पर आपको समस्याएं आ सकती हैं। सो इसे हमें पहले ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है यहाँ पर, अगला तत्व है यहाँ पर संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस। लेखांकन प्रणाली को सुव्यवस्थित और संरचित होना चाहिए ताकि जानकारी को आसानी से ढूंढा जा सके। सभी दस्तावेज और रिपोर्ट को उचित ढंग से वर्गीकृत और संग्रहित किया जाना चाहिए। इससे न केवल डेटा की सुरक्षा बढ़ती है बल्कि भविष्य में संदर्भ के लिए उसे आसानी से उपयोग में लाया जा सके, ठीक है। मतलब यहाँ पर डेटा को सही ढंग से और सुव्यवस्थित संरचित होना चाहिए जिससे भविष्य में हम उस डेटा को संदर्भ के लिए, संदर्भ का मतलब ये होता है कि हम उस डेटा का निरीक्षण कर सकें और निरीक्षण करके भविष्य की योजना बना सकें। उससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को इजीली डेटा तैयार करके और अपने भविष्य की प्लानिंग अच्छे से कर सकती हैं। सो इसे हमें इस तरीके से समझना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ विस्तार और सारांशण, डिटेल्स एंड समराइजेशंस। लेखांकन में सभी लेन देन का विस्तार से रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इस जानकारी को सारांशित भी किया जाता है ताकि निर्णयकर्ता आसानी से महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच सके। उदाहरण के लिए दैनिक लेन देन को एक महीने के समरी रिपोर्ट में संकलित किया जाता है। मतलब यहाँ पर जब उपयोगकर्ता किसी भी डेटा विस्तार से समझता है, उदाहरण के लिए दैनिक लेन देन, दैनिक का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, डे बुक लेन देन, डे बुक भी हो सकता है, और इसके बाद में पर डे ट्रांजैक्शंस भी हो सकता है। सो एक महीने के समरी रिपोर्ट में संकलित किया जाता है। मतलब एक महीने प्रतिदिन के डेटा को एक महीने की रिपोर्ट्स में जोड़ा जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्षता, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। लेखांकन प्रणाली को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए ताकि किसी भी बाहरी प्रभाव से बचा जा सके। सभी वित्तीय रिकॉर्ड को निष्पक्ष तरीके से तैयार किया जाता है जो संगठन की वास्तविक वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये बिजनेसेस के वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जिसमें आपका जो बिजनेस है एक प्रकार से तत्व है इसका, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर इजीली इसको बताया है। अगला है यहाँ पर समयबद्धता, यानी कि टाइम लाइन्स। लेखांकन जानकारी को समय पर तैयार और प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि रिपोर्ट देर से तैयार होती हैं तो उनका उपयोग कम हो जाता है क्योंकि निर्णय लेने के लिए ताजगी और समय की आवश्यकता होती है। यहाँ पर समयबद्धता होती है जिसमें लेखांकन की जानकारी को समय पर तैयार और प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, ठीक है। सो ये भी इसका एक तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर वित्तीय रिपोर्टिंग। लेखांकन की एक महत्वपूर्ण भूमिका वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करना है। इस रिपोर्ट के माध्यम से संगठन के वित्तीय परिणामों का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट, आय विवरण और नकद प्रवाह। नकद प्रवाह मतलब होता है कि कैश फ्लो विवरण। यह रिपोर्ट संगठन के प्रबंधन, निवेशकों और अन्य हितधारकों का मतलब होता है स्टॉक होल्डर को जानकारी प्रदान करती हैं। सो ये भी एक प्रकार से वित्तीय रिपोर्टिंग होती है जिसमें बिजनेसेस की बैलेंस शीट, आय विवरण यानी कि इनकम डिटेल्स होती है, जिससे निवेशकों को अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। सो ये होती है वित्तीय रिपोर्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है इसका, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर संगतता, है ना, कंसिस्टेंसी। लेखांकन प्रणाली में हमेशा एक जैसे सिद्धांतों और
विधियों का पालन किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न अवधियों के दौरान डेटा की तुलना की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी रिपोर्टों में संगतता बनी रहती है और किसी भी अंतर का कारण स्पष्ट होता है। मतलब यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि किसी भी बिजनेस के अंदर यह सिद्धांत होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर विविध प्रकार की रिपोर्ट्स का पालन किया जाना चाहिए, अवधियों के दौरान डेटा की तुलना की जा सके। मतलब किसी भी ड्यूरेशंस के अंदर डेटा की तुलना की जानी चाहिए, जैसे कि किसी भी मंथ में कंपनी की कितनी सेल बढ़ी, उससे अगले महीने में कितनी बढ़ी थी, या फिर उसके बाद कितनी बढ़नी चाहिए। सो ये सभी डेटा कंसिस्टेंसी के अंतर्गत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल। लेखांकन प्रणाली में सुरक्षा और नियंत्रण के उपाय होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक प्रकार से लेखांकन के अंदर नियंत्रण होना चाहिए ताकि डेटा की चोरी, धोखाधड़ी या गलत रिपोर्टिंग से बचा जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन की निगरानी और नियंत्रण शामिल होना चाहिए। तो ये भी एक तरीके से आंतरिक नियंत्रण होता है जो बिजनेस के अंदर होता है। सो आगे बढ़ते हैं। वास्तविकता, रियलिज्म। लेखांकन प्रणाली को वास्तविकता को सही तरीके से दर्शाना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी लेनदेन को वास्तविक समय में दर्ज किया जाना चाहिए और कोई भी काल्पनिक या अनुमानिक डेटा न डाला जाए। अब देखिए यहाँ पर भी वास्तविकता होना चाहिए बिजनेस के अंदर, यानी कि अगर हम बिजनेस के अंदर कितनी भी पूंजी लेके आते हैं सो वास्तविक होना चाहिए, अनुमानित नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई काल्पनिक भी नहीं होना चाहिए कि हमने बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए की पूंजी लगाई है या फिर 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई है। जो वास्तविक है वह होना चाहिए, ठीक है। इससे बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, जिससे हमारा बिजनेस एक वास्तविक बिजनेस होता है या फिर लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है धार्मिकता और अनुपालन, कंप्लायंस एंड लीगल कन्फॉर्मिटी। एक आदर्श लेखांकन प्रणाली को सभी कानूनी और टैक्स नियमों का पालन करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय कानूनी रूप से संचालित हो रहा है और एक लीगल तरीके से यह बिजनेस को संचालित करने के लिए धार्मिक और अनुपालन का हमें यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। सो बिजनेस संचालित हो रहा है और सभी आवश्यक रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों को पूरा किया जा रहा है। इससे हमारा बिजनेस लीगल होता है। बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार के कानूनी विवादों से बचाया जा सकता है। सो ये होते हैं धार्मिकता और अनुपालन। सो ये होते हैं सभी प्रकार के तत्व जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताया है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं? वित्तीय विवरण के महत्व को समझाइए। सो अगला प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हम समझेंगे यहाँ पर वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर इसके महत्व वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। वित्तीय विवरण यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक संगठन के वित्तीय परिणामों और स्थिति को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज होते हैं। ये विवरण संगठन के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य या खर्च, संपत्तियां, देनदारियां और नगद प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वित्तीय स्वास्थ्य मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्थ, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स यानी कि लाइबिलिटीज और कैश फ्लो के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। वित्तीय विवरण का उद्देश्य यह है कि इससे संबंधित सभी पक्ष जैसे कि निवेशक यानी कि इन्वेस्टर, प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट जो भी करते हैं, वह सरकारी निकाय यानी कि गवर्नमेंट, एक्सपर्ट आदि वगैरह इसके अंदर होते हैं, संगठन की वित्तीय स्थिति समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। सो ये होता है वित्तीय स्टेटमेंट यानी कि वित्तीय विवरण, जिसके अंदर बिजनेस की सभी प्रकार की डिटेल्स होती है। बिजनेस में कितनी इनकम आ रही है, कितने खर्च हैं, कितनी संपत्ति है बिजनेस की, बिजनेस के ऊपर कितने ऋण हैं जिसको लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। सो ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर सभी प्रकार की जानकारी होती है।
जो किसी भी निवेशक, प्रबंधक, सरकारी एक्सपर्ट यानी निकाय जो होते हैं उनको दिखाने के लिए और अपने बिजनेस के अंदर वह पैसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो वह इसका आसानी से निर्णय ले सके। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय विवरण के प्रकार। अब इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, सबसे पहला है यहाँ पर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट को भी समझ लीजिए। यह एक वित्तीय विवरण होता है जो संगठन की संपत्ति यानी कि अपने बिजनेसेस की पूरी संपत्ति और देनदारियाँ मतलब कि लाइबिलिटीज़ और मालिक के स्वामित्व यानी कि ऑनर्स इक्विटी को एक निश्चित समय पर दर्शाता है। इसका उद्देश्य यह दिखाना होता है कि संगठन की कुल संपत्तियां और कुल देनदारियां क्या हैं और उस पर मालिक का स्वामित्व कितना है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बैलेंस शीट के अंदर वो सभी जानकारी होती है जो मालिक के पास उपलब्ध होती है। कुल संपत्ति होती है और कुल देनदारियां होती है और मालिक का कितना स्वामित्व है। ठीक है, तो ये होती है बैलेंस शीट। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पर आय विवरण यानी कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये भी एक प्रकार से यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनको एक में माना जाता है। समझिएगा, यह विवरण एक विशिष्ट समय अवधि में संगठन की आय यानी कि रेवेन्यू, खर्च यानी कि एक्सपेंसेस और लाभ यानी कि प्रॉफिट को दर्शाता है। यह बताता है कि संगठन ने उस अवधि में कितनी कमाई की है, कितने खर्च किए हैं और कितने लाभ या हानि का सामना किया है। ये दोनों स्टेटमेंट होते हैं जिसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बिजनेस के अंदर कितना रेवेन्यू आया है, बिजनेस में कितना खर्च हुआ है, कितना लाभ हुआ है ना, और कितना हानि हुई है। ये होते हैं बिजनेस के अन्य स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पर नगद प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कितना नगद हमारे बिजनेस के अंदर आया है। यह वित्तीय विवरण संगठन की नगद प्रवाह यानी कि कैश फ्लो का विवरण प्रदान करता है। यह बताता है कि एक निश्चित समय अवधि में संगठन के पास कितनी नगद राशि आई और गई। देखो, मैंने अभी आपको बताया कितना नगद आया है और कितना नगद गया है। ठीक है, और इसके द्वारा होने वाले संचालन, निवेश और वित्त पोषण क्रियाओं के बारे में जानकारी देता है। मतलब इस स्टेटमेंट से यह पता लगाया जा सकता है कि कितना नगद हमारे बिजनेस के अंदर आया है और कितना नगद हमारे बिजनेस में गया है, और जो नगद आया है उस वह किस प्रकार से यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्वामित्व परिवर्तन विवरण, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक प्रकार से देखा जाए तो बिजनेस के स्वामी के लिए यह विवरण होता है। यह विवरण संगठन के मालिकाना स्वामित्व यानी कि इक्विटी में किसी भी परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे कि नए शेयर जारी करना या लाभांश वितरण करना। यह भी एक प्रकार से बिजनेस का विवरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, अब इसमें हम समझते हैं वित्तीय विवरण के महत्व। अब इसके क्या महत्व हैं और किस तरीके से यह बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। समझिएगा ध्यान से, वित्तीय विवरणों का महत्व कई कारणों से हैं जो संगठन और उनके हितधारकों यानी कि स्टॉक होल्डर के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। नीचे वित्तीय विवरणों के महत्व को विस्तार से बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट ऑफ ले रखे हैं इसके भी। मैंने जो पॉइंट ऑफ ले रखे हैं यह थोड़े से छोटे हैं, आप इनको अपने हिसाब से समझकर और बड़े बनाकर लिखिएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इनको छोटे लिए लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा बड़े इनको लिखिएगा। ठीक है, व्यवस्थापन निर्णयों में मदद, हेल्प इन मैनेजमेंट डिसीजंस। वित्तीय विवरण संगठन के भीतर के निर्णयों को प्रभावित करने में मदद करते हैं, जैसे कि प्रबंधन वित्तीय विवरणों का उपयोग करके यह निर्णय ले सकते हैं कि किस दिशा में निवेश करना चाहिए, कहाँ लागत कम करना चाहिए और कितना मुनाफा कमाने की योजना बनानी चाहिए। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो किस क्षेत्र में या फिर किस दिशा में निवेशकों को निवेश करना चाहिए, तो यह निर्णय लेने के लिए उन्हें मदद मिलती है। अगला है यहाँ पर निवेशक और शेयर धारकों यानी कि होल्डर के लिए
फॉर इन्वेस्टर एंड शेयर। सो यह भी एक प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। निवेशक और निवेशक और शेयर होल्डर वित्तीय विवरणों के आधार पर यह समझ सकते हैं कि संगठन का वित्तीय प्रदर्शन कैसा है और यह उनकी निवेशित पूंजी में वृद्धि हो रही है। इससे उन्हें यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि उन्हें अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। अब देखिए, बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति शेयर खरीदते हैं या फिर निवेश करते हैं तो उन्हें उनकी जो निवेशित पूंजी है में वृद्धि हो रही है या नहीं, यह उनको देखने में मदद मिलती है और वह यह निर्णय भी ले सकते हैं कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। सो यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर ऋणदाता और बैंक के लिए, फॉर लैंडर्स एंड बैंक्स। तो ये भी एक प्रकार से ऋणदाताओं के लिए हैं। ऋणदाता और बैंक वित्तीय विवरणों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करते हैं कि कोई संगठन लोन चुकता करने के लिए सक्षम है या नहीं। अब देखिए, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं या फिर बैंक आपको लोन देती है, तो बैंक आपको जब लोन देती है तो यह सोच कर लोन देती है कि आप उस लोन को भर सकते हैं या नहीं, आप उस लोन को भरने के लिए सक्षम है या नहीं। तो जो रिपोर्ट तैयार होती है उस रिपोर्ट्स को बैंक जब देखती है तो उस रिपोर्ट्स के अंदर यही देखती है कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, उस लोन को भरने के लिए सक्षम है या नहीं। वे आय विवरण और बैलेंस शीट के माध्यम से यह आकलन करते हैं कि संगठन के पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं। सो इसके लिए भी वित्तीय विवरण बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ऑफ इसी में है राजस्व और कर निर्धारण के लिए। सरकारी एजेंसियां और कर प्रतिकरण वित्तीय विवरणों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि संगठन सभी कर का सही भुगतान कर रहा है। यह लेखांकन प्रक्रिया और पारदर्शी और सही तरीके से नियंत्रित करता है। अब देखिए, वित्तीय रिपोर्ट जो तैयार होती है उसके अंदर यह भी निर्धारित किया जाता है कि इसमें जो टैक्सेस भरे जा रहे हैं वह सही से भरे जा रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर संपत्ति और देनदारियां का मूल्यांकन। अब इसमें यह भी मूल्यांकन किया जा सकता है कि संपत्ति और देनदारियां निर्धारित कितनी हैं और नहीं। वित्तीय विवरण संगठन की संपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। बैलेंस शीट विशेष रूप से यह बताती है कि संगठन के पास कितनी संपत्ति है या फिर कितनी देनदारियां हैं, जो भविष्य में आर्थिक स्थिति का निर्धारण करती है। अब देखिए, रिपोर्ट्स के अंदर यह भी जानकारी उपलब्ध होती है। अगला यहाँ पर वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य का आकलन। तो बिजनेस का स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति भी एक प्रकार से इस रिपोर्ट के अंदर दर्शाई जाती है। जैसे कि वित्तीय विवरणों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वे संगठन की वित्तीय स्थिति का एक चित्रण प्रदान करते हैं। चित्रण यानी कि उसमें यह स्पष्ट होता है कि बिजनेस की कैसी हेल्थ है और इसका वो आकलन कर सकते हैं। इससे प्रबंधकों और अन्य हितधारकों को संगठन में समग्र स्वास्थ्य का सही आकलन करने में मदद मिलती है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यह बिजनेस की हेल्थ को भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट है यहाँ पर पारदर्शिता और विश्वास, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। तो यह ट्रस्ट बनाने के लिए जो वित्तीय विवरण होता है उसमें पूरी की पूरी जानकारी होती है। अब देखिए, वित्तीय विवरण को मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो आपका रिज्यूमे यह बताता है कि आपकी कितनी योग्यता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, अगर आपकी योग्यता अच्छी है, अगर आपके रिज्यूम के अंदर आपके बारे में अच्छा लिखा है, आपके बारे में वो सब जानकारी लिखी हुई है जो जानकारी एक बिजनेस में एक एम्प्लॉय की होना चाहिए। सो ये होता है वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बिजनेस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी बताता है कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, बिजनेस के अंदर कितनी संपत्ति है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट का काम करती है।
वित्तीय विवरण संगठन को पारदर्शी बनाते हैं, जिससे ग्राहक, निवेशक और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसा स्थापित होता है। जब संगठन वित्तीय जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है तो यह उसके संचालन में ईमानदारी को दर्शाता है। तो एक प्रकार से यह ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वित्तीय विवरण बनाया जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट ऑफ को अच्छे से समझा दिया है। अगला पॉइंट ऑफ इसी में है, समझिएगा इसे भी ध्यान से, कार्यशील पूंजी प्रबंधन यानी कि फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आय विवरण और नगद प्रवाह विवरण संगठन के कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल की स्थिति का आकलन करने में मदद करते हैं। इससे प्रबंधक यह समझ सकते हैं कि संगठन को अपने कार्य पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। यह भी बिजनेस का एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने आज आपको 12 क्वेश्चंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से, मुझे उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स में लिख लेंगे। ठीक है, और यदि आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये क्लास आपके लिए कितनी उपयोगी हैं यह भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। इससे आगे जो भी क्लासेस आएगी वह पीजीडीसीए की सेकंड यूनिट के क्लासेस के जो क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वह क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज की इस क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं इसी क्लास की सेकंड यूनिट की सेकंड क्लास में। थैंक यू सो मच।